श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mafia Husband and this story is begin from chapter 51 to 53 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टोफर उसे एक शानदार ग्रैंड पार्टी वेन्यू में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर लगभग सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे, यहाँ तक कि वहां के वेटर ने भी मास्क लगाया हुआ था। देखने से लग रहा था जैसे कि वह मास्क थीम पार्टी हो। चारों तरफ लोग ब्रांडेड कपड़ों में नजर आ रहे थे, उनके कपड़ों से ही नजर आ रहा था कि वह सभी काफी अमीर लोग हैं। सभी के हाथों में ग्लास था और वह सभी किसी ना किसी से बात कर रहे थे। जैसे ही क्रिस्टोफर की उस शानदार पार्टी में एंट्री होती है तो सभी की नज़र केवल उस पर ही ठहर जाती है। हालांकि क्रिस्टोफर ने मास्क लगाया हुआ था, पर फिर भी बहुत लोगों ने उसे उसके मास्क लगाने पर भी पहचान लिया था। उसकी पर्सनैलिटी ही सबसे अलग थी और उससे कहीं ज्यादा अलग थे उसके आसपास चल रहे उसके कमांडो फोर्स। वह सबको भीड़ में ही अलग दिखाई दे जाते थे। उसके शानदार ऑरा से ही लोग समझ जाते थे कि वह गैब्रियल है, माफिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर जिसके पास बेहतरीन कमांडो फोर्स थी जो कि चुटकी में ही किसी भी लीडर को धूल चटाने के लिए काफी थी। और इस वक्त उसके चारों तरफ वह कमांडो मौजूद थे। क्रिस्टोफर कहीं भी जाता था उसके कमांडो उसके चारों तरफ जरूर होते थे। लोग कमांडो के ड्रेस कोड पर लगे ईगल के बैच को देखकर ही पहचान जाते थे कि यह गैब्रियल के कमांडो है। वही क्रिस्टोफर पूरे रॉब के साथ शेल्वी का हाथ पकड़े आगे बढ़ता है। तभी क्रिस्टोफर के सामने लगभग 60 से 65 वर्ष का आदमी आकर खड़ा होता है और फिर कहता है, वेलकम टू द पार्टी गैब्रियल। मुझे पता था कि तुम इस बार इस पार्टी में जरूर आओगे, क्योंकि इस पार्टी में आखिरकार तुम उन लोगों से मिल सकोगे जिनसे तुम मिलना चाहते थे। और हाँ, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिससे तुम्हें अपनी सबसे बड़ी जंग लड़नी है, वह भी इस पार्टी में आज शिरकत करने वाला है। तो ये पार्टी इस बार जरूर तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगी। आखिरकार लड़ाई से पहले अपने दुश्मन को जान लेना काफी बेहतर होता है, और अगर दुश्मन तुम्हारी टक्कर का हो तब तो जाना और भी जरूरी हो जाता है। अगर वह तुमसे किसी भी मामले में बेहतर हुआ तो ये तुम्हारे लिए सही साबित नहीं होगा, इसलिए उसके सभी पॉइंट्स को जान लेना और उसे समझ लेना कहीं बेहतर होता है उससे बिना जाने जंग में उतर जाना। जवाब में क्रिस्टोफर कहता है, यह माफिया वर्ल्ड की पार्टी है, यहाँ पता नहीं चलता कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि मेरा दुश्मन आने वाला है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं मुझे उनमें से भी कोई अपना दोस्त नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन कब मेरे पीठ पर खंजर घोंप दे। इतना कहते कहते क्रिस्टोफर अपनी तीखी नजरों को चारों तरफ घूमता आता है और फिर आकर लास्ट में उसी इंसान के ऊपर अपनी नजरों को रोक देता है। जब वह आदमी अपने ऊपर क्रिस्टोफर की नजरों को देखता है तो एक स्माइल के साथ कहता है, अरे नहीं नहीं, अब मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ, तो तुम मुझे अपना दुश्मन समझकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, बल्कि मैं तो बस यहाँ इस पार्टी को होस्ट करने आया हूँ। अब मैं इतना बुरा हो चुका हूँ कि अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं किसी से भी लड़ सकूं। ये कहते कहते उस आदमी की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो जाती है और फिर वह आगे बोलते हुए वह आदमी कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने गैब्रियल, तुमने छोटी सी उम्र में ही इतना सब कुछ सीख लिया है जो लोग उम्र भर की एक्सपीरियंस भी नहीं सीख पाते। इसीलिए तुम आज उस मुकाम पर हो जहां पर लोग पहुंच नहीं पाते, या फिर वह सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। तुमने अपनी बेहतरीन सूझबूझ के साथ इस मुकाम को हासिल किया है, इसलिए तुम आज इस भीड़ में सबसे अलग खड़े हो। यह इंसान और कोई नहीं रॉबर्ट था, जिसने साइमन के साथ मिलकर गैब्रियल के खिलाफ जंग छेड़ी थी। और इस पार्टी को होस्ट करने वाला भी यही है, क्योंकि यह एक बार सभी माफिया को यहाँ पर बुलाकर ये देखना चाहता था कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और कौन कमजोर है। उसके हिसाब से वह अपने मोहरों को सेट करेगा और फिर अपने जंग का ऐलान करेगा, क्योंकि इस बार इसे किसी भी हाल में जीतना ही था। अब इसकी उम्र हो चुकी थी। अगर इस बार इसने जीत हासिल नहीं की तो ये हमेशा के लिए अपने पावर को खो देगा, जिसे काफी हद तक पहले ही खो चुका। और इस जीत को पक्का करने के लिए इसने साइमन को चुना था, क्योंकि साइमन के पास वह दिमाग और पावर थी जिसके का दम पर वह क्रिस्टोफर से लड़ सकता था। बैक टू द स्टोरी। बगल में खड़ी शेल्वी तो एकदम हैरान होकर कभी उस इंसान को देखती तो कभी क्रिस्टोफर को देखती, क्योंकि अभी अभी जो भी उसने सुना वह उसे अपने माइंड में सेट ही नहीं कर पा रही थी कि इतना बड़ा फुटबॉलर जिसे
दुनिया अपने सिर आंखों पर बिठाती है, वह अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग है और ऐसे जगहों पर आया है जहां पर लोग उसे गैब्रियल कहकर बुलाते हैं। शेल्वी उस सामने वाले आदमी के चेहरे पर क्रिस्टोफर के लिए डर साफ साफ देखे सकती थी। इसी से पता लगा सकती थी कि लोग उससे इतना डरते होंगे। ये सोचते सोचते शेल्वी की पकड़ क्रिस्टोफर के हाथों में मजबूत होती जा रही थी और जब उस आदमी के मुंह से गैब्रियल शब्द सुना तो उसकी हैरानी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा और वह मन ही मन सोचती है, इस इंसान के कितने चेहरे हैं, बाहर वाले तो इसी क्रिस्टोफर के नाम से जानते हैं और यहाँ सब लोग गैब्रियल बुला रहे हैं। ये सोचते सोचते शेल्वी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जाती है और अपनी डरी हुई नजरों से वह क्रिस्टोफर को देखती होती है। जब क्रिस्टोफर को अपने हाथों पर शेल्वी की पकड़ मजबूत होती हुई महसूस होती है तो वह शेल्वी की तरह देखता है। वह उसकी निगाहों में वह डर को साफ तरीके से देख पा रहा था। तब उसके चेहरे पर एक छोटी सी ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है, पर मास्क लगे होने के कारण वह इस स्माइल को कोई नहीं देख पाता। फिर क्रिस्टोफर शेल्वी के हाथ को पकड़े हुए आगे की ओर चला जाता है जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। क्रिस्टोफर उन सभी को इग्नोर करते हुए एक लास्ट की कॉर्नर सीट पर जाकर बैठ जाता है जहां से उसे सभी लोग दिखाई दे रहे थे और साथ ही वह अपने बगल में शेल्वी को बैठा लेता है। वहां पर बैठे सभी लोगों कुछ ना कुछ उसके बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि आज से पहले किसी ने क्रिस्टोफर कुछ ऐसे किसी भी पार्टी में आते हुए नहीं देखा था और ना ही उसके साथ कभी किसी भी लड़की को नहीं देखा था। उन लोगों ने तो यहाँ तक सुना था कि क्रिस्टोफर बहुत ही निर्दयी और कठोर इंसान है जो औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर आज उसके साथ ये लड़की कौन है? चारों तरफ धीमी धीमी बस इसी की आवाज आ रही थी। वहीं क्रिस्टोफर सबसे अलग शांत बैठा हुआ चारों तरफ देख रहा था। तभी उसे शेल्वी की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ती है, तुम आखिर हो कौन ही? यहाँ सब लोग तुम्हें गैब्रियल क्यों बुला रहे हैं और यह माफिया वर्ल्ड क्या है? तुम तो एक फुटबॉलर हो ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इनलीगल काम करते हो? क्या तुम वही हो जिसके बारे में हर रोज अखबार में न्यूज आती है और जिसे इटली की सरकार सालों से तुम्हें ढूंढ रही है? इतना कहते कहते शेल्वी की आंखें हैरानी और डर से बड़ी होती जा रही है। अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके क्रिस्टोफर को घूमने लगती है। आज के लिए इतना ही। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरे गांव में पानी बहुत ज्यादा तेज बरसा है जिसके कारण लाइट नहीं है और मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं होने से मैं चैप्टर को ज्यादा बड़ा नहीं लिख पाई हूँ। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं कल पक्का अगर लाइट आई तो बड़ा चैप्टर लिखकर अपलोड करूंगी। थैंक यू सो *। शेल्वी एक सरकास्टिक स्माइल करती है और फिर कहती है, एक मिनट, कहीं तुम्हें मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रहा है या फिर तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम निहायती गिरे हुए इंसान हैं? शेल्वी की बातों को सुनकर क्रिस्टोफर अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, यहाँ सच वही होता है जो मैं कहता हूँ और सच यही है कि तुम जब तक मेरे पास हो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा और मेरी ही बातें माननी होंगी। क्रिस्टोफर शेल्वी की कलाइयों पर अपनी पकड़ और कसते हुए कहता है, मैं किस तरह का इंसान हूँ यह मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हूँ और क्या नहीं ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन जान जाओगी उस दिन इसका अंजाम तुम शायद सहन ना कर पाओ। इतना कहकर क्रिस्टोफर झटके से उसका हाथ छोड़ता है और फिर बिना उसकी तरफ एक बार भी देखे सीधे कमरे से बाहर चला जाता है। क्रिस्टोफर के इस तरह से छोड़ने पर शेल्वी थोड़ी सी लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे चली जाती है। फिर अपने आप को संभालते हुए वह गुस्से और नफरत से क्रिस्टोफर को घूरती है जो तेज कदमों के साथ कमरे के बाहर जा रहा था। क्रिस्टोफर कमरे से निकलकर सीधे अपने विला के सबसे बड़े कमरे में आ जाता है। उस कमरे में लगभग हर प्रकार के इक्विपमेंट रखे हुए थे। ये क्रिस्टोफर का पर्सनल जिम था जिसे उसने पर्सनली डिजाइन करवाया था। पर इसे सिंपल शब्दों में जिम कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि यह अपने आप में ही पूरा मशीनों से भरा हुआ जिम मशीन की शॉप लग रही थी। एक खिलाड़ी होने के नाते क्रिस्टोफर ने लगभग हर तरह के मशीन रखी हुई थी। उसे जब भी थोड़ा सा भी समय मिलता था वह अपने इसी रूम में आकर अपनी प्रैक्टिस और वर्कआउट शुरू कर देता था। वह अपने टाइम को कभी वेस्ट नहीं करता था। क्रिस्टोफर का मानना था कि टाइम ही वह सबसे बड़ी चीज है जिसे हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करके अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कौन किस पोजीशन पर है या फिर किस जगह पर है, मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत। फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी किसी भी हालात में जी रहे हो, लेकिन एक दिन जरूर आप अपनी लगातार मेहनत से
दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी पोजीशन जो भी इस दुनिया में सोची जा सकती है वह उस पोजीशन को पा सकता है। अगर कोई भी गोल आपके दिमाग में आ चुका है तो मतलब आप उस काम के लिए पहले से ही कैपेबल है। बस फर्क इतना पड़ता है कि आप अपने आप को कितना पहचान पाते हैं और उस टारगेट को कैसे अचीव करते हैं, या फिर आप थोड़ी सी मेहनत करने के बाद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। एक फेमस फिलोसफर का कहना है कि दुनिया में केवल 1% लोग हैं जो अपने टारगेट को सेट करते हैं और फिर अपना 100% एफर्ट देकर उसे अचीव कर लेते हैं। और क्रिस्टोफर जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, माइकल जॉर्डन, उसेन बोल्ट, मोइन अली, नोवाक जोकोविक, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम इनमें से एक था जिसने अपने गोल को बहुत ही कम उम्र में सेट किया और उसे अपनी कड़ी मेहनत के साथ अचीव भी कर लिया। बाकी लोग भी अपने टारगेट को सेट तो करते हैं पर फिर वह कुछ महीने ही अपना 100% दे पाते हैं। इसके बाद वह मान लेते हैं कि यह काम मुझसे नहीं होगा, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। इस तरह वो गिव अप कर देते हैं। तभी उसे शेल्वी की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ती है, तुम आखिर हो कौन ही? यहाँ सब लोग तुम्हें गैब्रियल क्यों बुला रहे हैं और यह माफिया वर्ल्ड क्या है? तुम तो एक फुटबॉलर हो ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इनलीगल काम करते हो? क्या तुम वही हो जिसके बारे में हर रोज अखबार में न्यूज़ आती है और जिसे इटली की सरकार सालों से तुम्हें ढूंढ रही है? इतना कहते कहते शेल्वी की आंखें हैरानी और डर से बड़ी होती जा रही है। अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके क्रिस्टोफर को घूरने लगती है। वही क्रिस्टोफर उसे अपनी गहरी निगाहों से घूरता है और फिर कहता है, तुम्हें ये जाने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं, तो तुम चुपचाप यहाँ बैठी रहो। ना ही तुम्हें ये जाने की जरूरत है कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। तुम यहाँ आज के लिए सिर्फ मेरी पार्टनर बनकर आई हो, तो तुम अपना काम ढंग से नहीं भाव और मेरी चीजों पर तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर क्रिस्टोफर अपनी हाथों में लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक को पीने लगता है। वही शादी भी गुस्से में उसे जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो शब्द ही नहीं होंगी कहने के लिए, क्योंकि मैं साफ साफ देख पा रही हूँ तुम एक माफिया डॉन हूँ जिसे पकड़ने के लिए यूरोप की पूरी सरकार पीछे पड़ी हुई है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो तुम एक क्रिमिनल हो। तुम्हारी वजह से ही न जाने कितने मासूम लोगों की जान गई है, कितने ही मासूमों के तुमने घर उजड़े हैं। तुम ही लोग हो ना जो पूरे यूरोप से लेकर हर एक देश में ड्रग्स की सप्लाई करते हो। तुम्हारे वजह से न जाने कितने लोग इस ड्रग्स की वजह से अपनी जान दे देते हैं, और तुम कहते हो कि मुझे सबके बीच में बोलना नहीं चाहिए। मैं बोलूंगी, मैं जरूर बोलूंगी और चीख कर कहूंगी कि तू एक क्रिमिनल हो। वही क्रिस्टोफर शेल्वी के हाथ को कसकर पकड़ता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जब तुम्हें पूरी बात पता ना हो तो बीच में अपनी जुबान को मत खोला करो, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, पर मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। तो चुपचाप अपनी जुबान को बंद रख कर बैठी रहो। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद क्रिस्टोफर आगे कहता है, मैं कोई भी हो, लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि चाहे मैं क्रिमिनल हो या फिर माफिया डॉन, लेकिन तुम्हें रहना मेरे साथ ही है। तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि अपना दिमाग चलाना बंद करो, क्योंकि जितना दिमाग चलाओगे उतना ही तुम्हारे लिए चीजें कठिन होती जाएंगी। और सबसे जरूरी बात, यहाँ मुझसे बहस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वही शेल्वी जब उसके शब्दों को सुनती है तो उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वह ऐसी जगह पर थी कि वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए वह अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर चुपचाप वही बैठी रहती है और क्रिस्टोफर को घूर कर देखती है। जब काफी देर तक शेल्वी क्रिस्टोफर को यूं ही घूमती रहती है तो क्रिस्टोफर एकदम से उसकी तरफ अपनी नजरों को करता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लड़कियां मरती है मुझ पर, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम्हें इस तरह से मुझे घूरना नहीं चाहिए, और इतना ही मुझे घूमने का मन है तो हम कुछ देर में विला चल रहे हैं, वहाँ जितना चाहे उतना मुझे घूर सकती हो। उस समय पर मेरे चेहरे पर मास्क भी नहीं होगा, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और अगर तुम चाहो तो उसे और कुछ आगे भी। इतना कहते कहते क्रिस्टोफर रुक जाता है और अपनी स्माइल को और गहरी कर देता है। जैसे ही शेल्वी क्रिस्टोफर के शब्दों को सुनती है तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह तुरंत अपने नजरों को उसके चेहरे से हटाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। वही क्रिस्टोफर शेल्वी की इस हरकत को देखता है तो कहता है, क्या हुआ इस बार तो तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी मेरी बात मान ली, कहीं मैं सच तो नहीं बोल रहा था। ये कहते कहते वह शेल्वी के और भी ज्यादा करीब आ जाता है।
वही शेल्वी उसे गुस्से से कहती है कि तुम जैसे वाहियात इंसान को भला कौन ही देखना चाहेगा, और मैं तो बिल्कुल भी ना देखना चाहूँ तुम्हें। अच्छा है कि तुम्हारे चेहरे पर यह मास्क लगा है, कम से कम कुछ देख ली तो सही, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। वह कुछ और आगे कहने ही वाली होती है कि तभी उसे सामने कुछ हलचल महसूस करती है। उसकी नज़र अपने आप गेट की तरफ चली जाती है। वही क्रिस्टोफर जब चर्चा को गेट की तरफ देखते हुए देखता है तो वह भी अपनी नज़रों को उस तरफ उठाकर देखता है। एक आदमी ब्लैक सूट पेंट में हाइड लगभग क्रिस्टोफर के जितने भी होगी, यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक क्रिस्टोफर से मैच खा रही थी। वह भी अपने पूरे रौब के साथ चला आ रहा था। इस वक्त उसने अपने चेहरे में भी ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। वह लंबे कदमों के साथ अपने बॉडीगार्ड के साथ चला रहा था। जैसे ही वह हॉल में एंटर करता है उसके लिए सभी खड़े हो जाते हैं सिवाय क्रिस्टोफर के, और सब उसका वेलकम करते हैं। इस बार भी हर बार की तरह रॉबर्ट आकर उसका स्वागत करता है और कहता है, वेलकम साइमन, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। आखिरकार इस पार्टी की शान तो दो ही लोग थे, एक तुम और दूसरा गैब्रियल। तुम दोनों के आने से ही तो असल मायनों में किस पार्टी की शुरुआत होनी है। पर वह इंसान जैसे ही गैब्रियल का नाम सुनता है तो साइमन रॉबर्ट को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और हॉल में चारों तरफ अपनी नज़रों को दौड़ाने लगता है। तभी उसे कॉर्नर सीट पर एक इंसान किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ दिखाई देता है। जैसे उसकी नज़र उस पर जाती है वह उसे एक तक अपनी पैनी निगाहों से देखने लगता है, क्योंकि साइमन समझ चुका था कि यही गैब्रियल हो सकता है। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे को घूरते हैं। फिर साइमन अपने कदमों को बढ़ाकर वही क्रिस्टोफर के सामने लगे सोफे पर बैठ जाता है और फिर अपनी निगाहों को क्रिस्टोफर के ऊपर टिका देता है। वही क्रिस्टोफर भी लगातार उसे ही घूम रहा था। काफी देर तक दोनों एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं कहते हैं। फिर इस लंबी खामोशी को तोड़ते हुए साइमन कहता है, मुझे पता है कि तुम ही गैब्रियल हो। आखिरकार हम इतने दोनों बाद मिल ही गए। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी हम दोनों की किस्मत में एक ना एक दिन एक दूसरे के आमने सामने आना लिखा ही था। क्रिस्टोफर भी अपने कठोर शब्दों में कहता है, बिल्कुल हमारी किस्मत में एक दूसरे से मिलना ही लिखा था। आखिरकार हम दोनों दुश्मन जो हैं, जिंदगी में दोस्तों से भले ही मिलने का मौका ना मिले, लेकिन हमें दुश्मनों से जरूर मिलना चाहिए। वही साइमन करता है, दुश्मन तो तुमने मुझे बनाकर रखा है, मैंने तो तुम्हें कभी भी अपना दुश्मन नहीं माना। अभी भी चाहो तो तुम मुझसे हाथ मिलाकर मेरे साथ आ सकते हो, फिर हम दोनों मिलकर इस माफिया वर्ल्ड पर में राज कर सकते हैं। क्रिस्टोफर अपनी ठंडी नजरों से साइमन को घूरता है और फिर कहता है, किंग हमेशा एक ही होता है, तो दो किंग कभी भी राज नहीं कर सकते। और पहली बात तो कि मुझे राज करने की जरूरत है ही नहीं, मैं पहले से ही माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ। और दूसरी बात, मेरा और तुम्हारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं मासूम लोगों को कभी टारगेट करता हूँ तो हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा काम मेरे जस्ट ऑपोजिट है। इतना कहकर क्रिस्टोफर शेल्वी का हाथ पकड़ता है और उठाकर वहां से चल देता है और फिर तुरंत उस पार्टी हॉल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसने अब साइमन से मिल लिया था। हालांकि यह मुलाकात ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने काफी कुछ ऑब्जर्व कर लिया था साइमन के बारे में, और उसने जो उसने सुना था सामान के बारे में वह काफी हद तक सही था। कुछ चीजों में साइमन उसके जैसा ही था, और इस पार्टी में आकर उसने लगभग ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि कौन उसके साथ है और कौन उसे सिर्फ मतलब के लिए आगे पीछे आ रहे हैं, और कौन सिर्फ बनावटी तरीके से उसके साथ रहने का दिखावा कर रहा था। वही पार्टी हॉल में सभी हसरत भरी निगाहों से क्रिस्टोफर को जाते हुए देखते रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग ये सोचकर आए थे कि आज वो किसी न किसी तरीके से क्रिस्टोफर से बात करेंगे और उनसे अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन क्रिस्टोफर ने किसी को मौका ही नहीं दिया बात करने का। वह आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। उसे तो किसी ने ठीक से देख भी नहीं पाया था और वह तुरंत वहां से निकल भी चुका था। वही क्रिस्टोफर बाहर आकर तुरंत अपनी कार में बैठ जाता है और फिर वहां से निकल जाता है। इस बीच लगातार शेल्वी उसे घूरे जा रही थी। आखिरकार क्रिस्टोफर अपनी नजरों को शेल्वी की तरह करता है और फिर अपनी एक आईब्रो को उठाकर उसे पूछता है, क्या कहना चाहती हो। शेल्वी तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत बोल पड़ती है, तुम कितने बड़े झूठे हो। क्या तुम इस माफिया वर्ल्ड में अपनी यह पोजीशन झूठ बोलकर ही कमाई है।
क्रिस्टोफर जब उसके शब्दों को सुनता है तो तुरंत बोल पड़ता है, क्या बकवास बोल कर रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो शेल्वी जल्दी से कहती है, क्या कह रहे थे तुम कि तुम्हारा काम करने का तरीका अलग है? तुम मासूमों को अपना शिकार नहीं बनाते हो, फिर तुमने मुझे इतने समय से कैद करके रखा है, वह सब क्या है? इसमें क्रिस्टोफर बीच में है, उसके बातों को काटते हुए एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं मासूमों पर अत्याचार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें मासूम कहने की गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम कहाँ से मासूम लगती हो? तुम तो खूंखार जंगली बिल्ली हो जो हर वक्त झपट्टा मारने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारा बस चले तो तुम तो मेरा मुंह भी नोच लो। शेल्वी जब अपने लिए खूंखार बिल्ली सुनती है तो वह गुस्से में अपने नाक से आवाज निकालते हुए कहती है, तुमने अभी मुझे जाना नहीं है, जिस दिन जान जाओगे उस दिन तुम मुझे इन शब्दों से बुलाना बंद कर दोगे। क्रिस्टोफर अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ हुए कहता है, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता अपने बारे में। तुम भी इतना नहीं जानती हो जितना कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, इसलिए अपनी यह बकवास बंद कर के बैठी रहो। वही शेल्वी क्रिस्टोफर के मुंह से यह सुनकर कि मैं तुमसे बेहतर तुमको जानता हूँ तो वह कंफ्यूजन से क्रिस्टोफर की ओर देखती है और फिर उससे पूछती है कि तुम भला ऐसा भी क्या जानते हो जो मैं नहीं जानती अपने बारे में? क्रिस्टोफर उसकी तरफ देखता है और अपनी कठोर आवाज के साथ कहता है, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम खुद पर ध्यान दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्रिस्टोफर के शब्दों को सुनकर शेल्वी धीरे से बुदबुदाती है, हार्टलेस पसंद। तभी उस कार में एक आवाज गुजती है, मुझे सुनाई दे रहा है। इधर से शेल्वी कहती है, सुनाई दे गई ना, अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे लिए ही कहा था। इतना कहकर शेल्वी खिड़की से कार से बाहर देखने लगती है और क्रिस्टोफर उसे घूरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी हॉल में साइमन अभी भी उस दरवाजे को देखे जा रहा था जहां से क्रिस्टोफर अभी अभी गया है था कि तभी उसके पास रॉबर्ट आ जाता है और कहता है, गैब्रियल ऐसा ही है, उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है, पर वह जितना भी शब्द बोलता है उसके पीछे जरूर कोई हिडन मीनिंग छुपी होती है। आई हो कि तुम समझ गए होगे। मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि वह क्या कहना चाहता है और क्या नहीं, और साथ में ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तो तुम मेरे सामने ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो। जितना तुम्हें काम दिया गया है बस उस पर ध्यान दो, बाकी का मैं देख लूंगा कि मुझे किससे कैसे निपटना है। इतना कहते हुए साइमन बाकी लोगों से मिलने लगता है। क्रिस्टोफर के विला में क्रिस्टोफर के जाने के कुछ ही देर बाद क्रिस्टोफर के विला में एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकलता है और वह तेज कदम लेते हुए विला की तरफ चलने लगता है, लेकिन वह विला के अंदर ना जाकर उसे साइड से होते हुए पीछे बने छोटे से अपार्टमेंट में चला जाता है। इस वक्त उस अपार्टमेंट की लाइट जल रही थी और वहां से एक लड़की की परछाई नजर आ रही थी जो शायद इस वक्त अपनी खिड़की के पास बैठी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। वह आदमी आकर उस खिड़की के सामने रुकता है और लगातार उस परछाई को देखता रहता है। कुछ देर यूं ही देखने के बाद वह तेज कदमों के साथ अपार्टमेंट की ओर चला जाता है और फिर अपार्टमेंट की डोर बेल को बजाता है। इस वक्त क्रिस्टीना किसी बुक को पढ़ने में बिजी थी। उसका सपना था कि वह एक बहुत बड़ी सेफ बने है, वह इटली की सबसे फेमस सेफ बने। इसके लिए वह बहुत कड़ी मेहनत करती थी और हर रोज फेमस सेफ की किताबें भी पढ़ा करती थी। इस वक्त वह अपनी किताबें डूबी हुई थी। क्रिस्टीना जब इस समय पर अपनी अपार्टमेंट की डोरबेल सुनती है तो थोड़ी सी कंफ्यूज और हैरान हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली उसके अपार्टमेंट की डोरबेल नहीं बजती है, क्योंकि क्रिस्टोफर के वह विला में काम करती थी। तो अगर किसी को कोई जरूरत होती थी तो वह फोन कर कर उसे बुला लेते थे, या कि कोई भी पर कोई बहुत जरूरी काम हुआ तो कोई सर्वेंट अगर उसे बुला लेता था, लेकिन इस समय पर उसे कोई भी आमतौर पर बुलाने नहीं आता था। क्रिस्टीना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके कारण उसे अपनी फैमिली के खर्चे भी उठाने पड़ते थे। उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन भी थे जिसका खर्चा उसे ही उठाना पड़ता था। उनकी पढ़ाई के लिए पैसे देने पड़ते थे, इसलिए क्रिस्टीना ने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था। शुरुआत में जब उसने एक कुकिंग कंपटीशन जीता था तब बहुत लोग उसे होटल में हायर करना चाहते थे, लेकिन उसी समय क्रिस्टीना को पता चला था कि क्रिस्टोफर के विला में भी एक सेफ की जरूरत थी। जैसे ही क्रिस्टीना को ये पता चला उसने तुरंत ही इसके लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि क्रिस्टोफर के यहाँ एक सेफ तौर पर जॉब मिलना
बड़ी बात थी, इससे उसे एक जॉब भी मिल जाएगी और एक अच्छा नाम भी मिल जाएगा। बैक टू स्टोरी। जैसे क्रिस्टीना डोर ओपन करती है उसे सामने जस्टिन खड़ा दिखाई देता है। क्रिस्टीना जस्टिन को यहाँ देखकर एकदम से चौंक जाती है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जस्टिन को देखने लगती है। वही जस्टिन क्रिस्टीना को अपनी गहरी निगाहों से घूर रहा था, जैसे कि न जाने कितने सालों का गुस्सा लिए इस समय वह वहां खड़ा हो। कुछ देर के लिए तो क्रिस्टीना को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे, पर फिर वह जैसे ही क्रिस्टीना सेंस में वापस आती है वह तुरंत डोर को बंद करने लगती है कि तभी जस्टिन अपने हाथों से डोर को बंद होने से रोक लेता है और धक्का देने लगता है। क्रिस्टीना जस्टिन के धक्का देने से कुछ कदम पीछे हट जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए जस्टिन अंदर आ जाता है और तुरंत दरवाजे को बंद कर देता है। जब क्रिस्टीना उसकी यह हरकत देखती है तो वह थोड़ा गुस्से से उसे कहती है, ये क्या हरकत है आपकी, और आप बिना मेरी इजाजत के बिना अंदर कैसे आ गए? आपको ये शोभा नहीं देता कि आप किसी लड़की के घर में इस तरह से उसकी बिना इजाजत के अंदर आ जाए? अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलिए। जवाब में जस्टिन कहता है, इसके लिए भी तुमने मुझे मजबूर किया है, अगर तुम मुझे मजबूर नहीं करती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम तो जैसे कुछ समझना ही नहीं चाहती हो, बस एक वही पुरानी एक बात लेकर बैठी हुई हो और कितना अपने आप को तकलीफ देने वाली हो। क्रिस्टीना अब आगे क्यों नहीं बढ़ती हो तुम? मैं तुम्हें यूं घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ तुम भी आगे बढ़ो और जो भी हुआ है वह तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, बस सिर्फ एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो अपने आप को उस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद करो क्रिस्टीना। तभी क्रिस्टीना जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करनी है और मैंने किसी को कभी भी मजबूर नहीं किया है, बस मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मैं नहीं बदलना चाहती हूँ। तो आगे तो प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मुझसे मिलने की आगे से कोशिश मत कीजिए, प्लीज आप और यहाँ से चले जाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या समझती हूँ ये क्या नहीं, प्लीज आप मुझे भगवान के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तभी जस्टिन उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, तुम खुश नहीं हो क्रिस्टीना, और जब तक तुम खुश नहीं रहोगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। भला मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ सकता हूँ? नहीं देख सकता तुम्हें इतनी तकलीफ में, तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। जब तक तुम नहीं आगे नहीं बढ़ोगी मैं तुम्हें यूं ही परेशान करता रहूंगा। आखिर क्यों तुम उस हादसे को भूल नहीं सकती हो? कब तक उस एक हादसे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहोगी? भूल जाओ उसे प्लीज क्रिस्टीना, कम से कम मेरे लिए ही भूल जाओ। अब क्रिस्टीना थोड़ा गुस्से में आकर जस्टिन से कहती है, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल सकती हूँ और ना ही मैं कुछ भूलना चाहती हूँ। वह हादसा, वह सब मेरे कारण हुआ। अगर मैं उस दिन ओजस को उस कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो ना ही वह बाहर जाता और ना ही ऐसा कुछ होता। वह आज जिंदा होता हम लोगों के साथ में, लेकिन मैंने ही कहा था उसे जाने के लिए और वह उसके साथ हादसा हो गया। इतना कहते कहते क्रिस्टीना जोर जोर से रोने लगती है। वही जस्टिन जल्दी से आकर उसे पकड़ता है और फिर कहता है, नहीं क्रिस्टीना, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम ओजस की मौत का जिम्मेदार नहीं हो। वह सिर्फ एक हादसा था और इसके अलावा और कुछ नहीं, और मैं इसका जिम्मेदार तुम्हें नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते कहते जस्टिन उसके पीठ को सहलाने लगता है और उसे उसको शोल्डर से होल्ड कर लेता है। फ्लैशबैक। दरअसल जब क्रिस्टीना ने कुकिंग कंपटीशन जीता था, उस कंपटीशन का जज जस्टिन का भाई था और उसने जब क्रिस्टीना को देखा तो वह उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और उसने जब क्रिस्टीना की उस कंपटीशन में परफॉर्मेंस देखी तो वह उसका पूरी तरह फैन हो चुका था। उसी कंपटीशन से क्रिस्टीना और जस्टिन का भाई ओजस एक दूसरे से कांटेक्ट में आए और उसके बाद उन दोनों की बीच धीरे धीरे बात शुरू हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, लेकिन ओजस क्रिस्टीना को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा था। इसलिए उसने जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात कर ली थी क्रिस्टीना से शादी के लिए और ओजस के पेरेंट्स मान भी गए थे शादी के लिए। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। क्रिस्टीना भी अब बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी क्योंकि फाइनली उसे अब उसके हक की खुशियां उसे मिलने वाली थी। वह बचपन से मिडिल क्लास में बड़ी हुई थी और आज उसका सपना और उसका प्यार दोनों ही उसे
मिलने जा रहा था। एंगेजमेंट के 2 दिन पहले ही क्रिस्टीना को पता चला कि दी अरोमा कुकिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है, जो कि पूरे साल में केवल एक ही बार ऑर्गेनाइज किया जाता था और वह कुकिंग कंपटीशन सबसे बड़ा कंपटीशन होता था। अगर इसमें कोई कंपटीशन जीत जाता था तो उसका नाम पूरे देश में सबसे बड़े शेफ के तौर पर लिस्ट हो जाता था। क्रिस्टीना भी इसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन उसके फॉर्म केवल कंपटीशन वेन्यू पर ही मिलते थे और कहीं पर नहीं मिलते थे। जब ओजस को पता चला इसके बारे में तो उसने कहा कि मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे कंपटीशन फॉर्म को, तुम चिंता मत करो। उसी दिन इटली में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी। क्रिस्टीना ने और बाकी सभी लोगों ने उसे मना किया कि मत जाओ, मैं अगले साल कंपटीशन दे दूंगी, लेकिन ओजस ने कहा कि नहीं पीना, ये कंपटीशन इसी साल देगी, इसके लिए फॉर्म में लेकर आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से फॉर्म लेने के लिए चला जाता है, पर बीच में ही बर्फबारी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। ओजस जिस जगह से जा रहा था वहीं पर एक बर्फ का टीला अगर उसकी कार में गिर जाता है और वह उसी कार में दब कर मर जाता है। इस हादसे से क्रिस्टीना पूरे सदमे में ही चली गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कहाँ उसके जिंदगी में खुशियां आने वाली थी, पर अचानक से ये सब कुछ हो गया। जस्टिन के पेरेंट्स भी इन सब के लिए क्रिस्टीना को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि अगर उसने कंपटीशन वाली बात नहीं छोड़ी होती तो ना ही ओजस घर से इस बर्फबारी में बाहर निकलता और ना ही उसके साथ यह हादसा होता। कहीं ना कहीं क्रिस्टीना भी इसके लिए अपने आप को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। उसे भी यही लग रहा था कि यह सब सिर्फ और सिर्फ उसके कारण ही हुआ था। अगर वह कंपटीशन का फॉर्म लेने नहीं गया होता तो वह दोनों आज कितने खुश होते और कल उनकी एंगेजमेंट हो जाती, लेकिन इसे हादसे ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। कहाँ खुशियां आने वाली थी उसकी जिंदगी में, और उस देगी में जिंदगी भर का दुख आ चुका था। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।